students, we are discussing about chapter 10, reaching the age of adolescence. Adolescence की एज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. की पॉइंट्स मोस्टली हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ अब हम पढ़ेंगे. हमने जिसमें एडोलसेंस, पुबर्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी होते हैं, जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्या वर्क होता है. एंड लास्ट टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ अ चाइल्ड. एक चाइल्ड का जेंडर किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो टॉपिक है न्यू, वो आज हमें स्टार्ट करना है. बिकॉज हम ऑलरेडी रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए. रिप्रोडक्टिव फेज है ह्यूमंस में एक एज ऐसी आती है जहां पर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्टिव जो फेज है लाइफ का, वो स्टार्ट होता है. रिप्रोडक्टिव फेज इज द स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिस एज से स्टार्ट हो जाती है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज. इन मेल ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स विद पुबर्टी. पुबर्टी की एज में ही रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो स्टार्ट हो जाता है. मेल में 14 to 15 ईयर्स का जो भी बॉय होता है, वहां उनका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वहां से स्टार्ट हो जाता है. द रिप्रोडक्टिव फेज लास्ट टिल द पर्सन इज हेल्दी. और जब तक लाइफ टाइम चलता है, जब तक एक पर्सन हेल्दी है, तब तक उसका रिप्रोडक्टिव फेज है वो चलता रहता है. फीमेल्स में ये वेरियस जल्दी स्टार्ट हो जाता है 11 to 12 ईयर की एज पर ही. इन फीमेल ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट्स विद पुबर्टी, दैट इज 11 to 12 ईयर्स ऑफ एज. द रिप्रोडक्टिव फेज एंड्स अराउंड 45 to 50 ईयर ऑफ एज. मोस्टली 45-50 ईयर एज पर ये जो फेज है ये फिनिश हो लेता है. We have learned that ovaries produce only one ovum in a periodic cycle of around 28 days. 28 days का एक पीरियोडिक साइकिल होता है गर्ल का, जहां पर जो ओवरी होती है, जो भी फीमेल एग होता है, जो ओवम होता है, एक ही एग जो होती है वो प्रोड्यूस करती है. ड्यूरिंग दिस पीरियोडिक साइकिल द वॉल्स ऑफ द यूटेरस थिकन. इस पीरियोडिक साइकिल के ड्यूरिंग जो यूटेरस की जो वॉल होती है वो खुद को थिक कर लेती है, मोटा कर लेती है, जिसकी वजह से जाइगोट बन पाए, सो दैट द जाइगोट कैन बी इम्प्लांटेड इन द केस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बन सके इस वजह से. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, अगर मान लीजिए कोई भी स्पर्म नहीं मिलता है, कोई भी फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो ये क्या करती है, थिक वॉल श्रेड्स इटसेल्फ, तो ये अपने आप वापस नॉर्मल हो जाती है. द अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड द श्रेडेड वॉल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी अलोंग विद द ब्लड वेसल्स. ब्लड के थ्रू जो ओवम है, जो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, वो निकल जाता है. विच आर ए पार्ट ऑफ दिस वॉल. दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन फीमेल्स. इसकी वजह से ही फीमेल्स में है जो ब्लीडिंग होती है. दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं. नॉर्मली 3 to 5 डेज का होता है. एवरी गर्ल कंडक्ट करती है ये. रीजन वही बता रही हूँ, एवरी 28 डेज में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का, जहां पर एक एग एवरी मंथ रिलीज किया जाता है. एक एग रिलीज होगा, अगर उसे कहीं से स्पर्म मिलता है फर्टिलाइज होने के लिए, तो वहां पर जो पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है जो हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है वो कंप्लीट होता है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है उस एग का, तो वो एग थ्रो ब्लड एवरी मंथ निकलता है. दैट इज मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज पीरियोडिक, मतलब फिक्स है, एंड टेक्स प्लेस अराउंड एवरी 28 डेज. आफ्टर 28 डेज आपको ऑलवेज हर मंथ होता है. इट कंटिन्यूज फॉर 3 to 5 डेज. 3 to 5 डेज का होता है. द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन गर्ल को 11, 12, 13 इस एज में हो जाता है, 13, 14 तक. तो उस फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनार्क बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड मेनार्क. तो आपको हमेशा याद रखना है मेनार्क क्या है. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है जो पुबर्टी की बिगिनिंग में ही स्टार्ट हो जाता है, दैट इज मेनार्क. एंड एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज इन फीमेल्स द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप. तो जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपोज. तो आपको दोनों नेम याद रखने हैं. मेनार्क होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होगा 11, 12, 13 अबाउट दिस एज पर, और मेनोपोज जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है जो 45-50 ईयर लास्ट हो सकता है, दैट इज मेनोपोज. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्क एंड लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज मेनोपोज.
द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ बिट इरेगुलर इन द बिगिनिंग। अगर जहां से मेनार्क स्टार्ट हुआ है, पुबर्टी आपकी एज है, एडोलसेंस एज है, अगर वहां से आपका स्टार्ट हुआ है मेंस्ट्रुएशन, तो स्टार्टिंग में इरेगुलर हो सकता है। दैट मीन कोई डेट फिक्स ना हो। इट मे टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर। रेगुलर होने में कुछ ईयर, कुछ मंथ लगते हैं। एक एक्स्ट्रा माइल भी है, मेंस्ट्रुएशन इज अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कोई मैनमेड प्रोसेस नहीं है, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एवरी गर्ल, एवरी वुमेन को मिला है ये। इट इज नथिंग टू बी अशेम्ड और एम्बेरेस्ड ऑफ। इसमें कुछ भी अशेम नहीं है, इसके बारे में बात करने में कोई शर्म की बात नहीं है, कोई भी एम्बेरसमेंट की कोई भी बात नहीं है। द गर्ल दैट फेसेस सम प्रॉब्लम और पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन मस्ट डिस्कस हर प्रॉब्लम्स विद अदर मदर और अदर एल्डर लेडीज इन द होम। अगर मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग कोई भी प्रॉब्लम है, एनी पेन, कुछ भी है, तो वो गर्ल हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकती हैं विद हर मदर या फिर कोई भी एल्डर लेडी है होम में। अगर आप स्कूल में हैं देन आप अपनी फीमेल टीचर से, किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं, गाइड ले सकते हैं। इसमें कोई भी एम्बेरेस, अशेम की बात नहीं है, बिकॉज इट इज विद एवरी वुमेन और एवरी गर्ल इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज दे कैन एडवाइस एंड गाइड हर बेटर। तो जो चीज आप में स्टार्ट हुई है, अगर आप किसी भी अपने एल्डर, जो भी लेडी है, चाहे आपकी टीचर है, चाहे आपकी मदर है, चाहे घर में कोई भी एल्डर है, आपसे बड़ी बहन भी हो सकती है, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं इस बारे में। इन केस नीडेड ए डॉक्टर शुड ऑल्सो बी कंसल्टेड। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है देन आपको एक गायनी होती है, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, जो फीमेल डॉक्टर होती है। तो ये है रिप्रोडक्टिव फेज है ह्यूमंस में। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत जरूरी टॉपिक है। कीपिंग गुड हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एडोलसेंस। एडोलसेंस के लिए बहुत जरूरी होती है आपके लिए, इस एज के लिए गुड हेल्थ होना। दिस इज बिकॉज देयर बॉडी इज ग्रोइंग, क्योंकि इस टाइम पर ही बॉडी ग्रोथ कर रही होती है, हार्मोन्स आर चेंजिंग, हार्मोन्स चेंज होते हैं, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। सभी चीजों को केयर करना जरूरी है। Since this age is an important phase of life, the adolescents need to consider some important points for a good reproductive health also. तो जो एज है एडोलसेंस की, ये सबसे मेन एज है, चाहे बॉय में हो चाहे गर्ल में हो। दैट्स वाई इस एज पर ध्यान में रखना, खुद की टेक केयर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बैलेंस डाइट से। सबसे पहले बैलेंस डाइट की बात करेंगे। टेकिंग अ बैलेंस डाइट इज रिकमेंड फॉर ऑल एज ग्रुप्स। बैलेंस डाइट के लिए जरूरी नहीं है एडोलसेंस, बैलेंस डाइट के लिए तो रिकमेंड सभी एज ग्रुप्स को किया जाता है कि हमें एक प्रॉपर डाइट रूटीन फॉलो करना चाहिए। दे शुड टेक अ डाइट रिच। अब डाइट किस तरीके की होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स हों, फैट्स भी हों, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सब कुछ होना चाहिए। ग्रीनी लीफ ले सकते हैं हम, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट, सिट्रस फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी ज्यादा होता है, कीरल्स, जैगरी, गुड़ वगैरह, हनी एक्सेट्रा मस्ट बी टेकन ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर आपको ये सारी हेल्दी चीजें हैं ये खानी चाहिए। जंक फूड आइटम्स, फ्राइड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होता है। दीज फूड आइटम्स शुड बी अवॉइडेड। तो एडोलसेंस की एज में एटलीस्ट ये फूड आइटम्स नहीं खाने चाहिए, बिकॉज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है एडोलसेंस की एज में, जहां पर ऑयल ज्यादा सिक्रीट होगा, स्वेट ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा आएगा, और अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं होगी, तो ये जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, एक्ने मार्क्स होते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा होता है एडोलसेंस की एज में। तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ओनली न्यूट्रिशन लेंगे, एक प्रॉपर डाइट लेंगे तब ही। दीज फूड आइटम शुड बी अवॉइडेड। ऑयली फूड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सेबेकस ग्लैंड्स, जो सीक्रेट करते हैं सीबम। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन पिंपल्स एंड एक्ने। जो सीबम रिलीज होता है वही रिजल्ट देता है हमें पिंपल और एक्ने। ए बैलेंस डाइट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन, मसल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये बैलेंस डाइट है जो प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करती है। इसके बाद पर्सनल हाइजीन। हाइजीन का आपको मेनली साफ सफाई याद रखना है। द बॉडी ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो चेंजेस। चेंज होते हैं बॉयज में भी, गर्ल्स में भी। क्या चेंज होते हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। प्रॉपर अटेंशन शुड बी गिवन टू क्लीनिंग एंड कटिंग ऑफ हेयर एंड नेल्स। जो भी हेयर्स हैं
और जो भी नेल्स हैं उनका सबका एक प्रॉपर क्लीनिंग एंड कटिंग बहुत जरूरी है इस एज पर, बिकॉज वही रीजन, सब जगह वही रीजन है, स्वेटिंग ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, तो जितना ज्यादा हेयर होगा उतना ज्यादा स्वेट आएगा, तो हाइजीन नहीं रहती है। दैट्स वाई हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। ड्यू टू इंक्रीज इन स्वेटिंग स्किन कैन इजीली कैच बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। स्वेटिंग होगी, हेयर्स में होगी, तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल और फंगल। क्लीनिंग ऑफ प्राइवेट पार्ट शुड बी प्रॉपरली डन। गर्ल्स के लिए मेनली गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर फॉर क्लीननेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग गर्ल्स को मोस्टली ज्यादा ध्यान रखना होगा क्लीनिंग का, पर्सनल हाइजीन का। फ्रीक्वेंट बाथिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज एडोलसेंस शुड टेक फ्रीक्वेंट बाथ्स। एडोलसेंस को फ्रीक्वेंटली बाथ्स लेने चाहिए। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ सिबेकस ग्लैंड्स, क्योंकि जो सिबेकस ग्लैंड्स है जो सीबम सिक्रीट करते हैं, स्वेट भी आता है, ऑयल भी आता है, तो उसके लिए बाथ बहुत जरूरी है। द इंक्रीज स्वेट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस। जितना ज्यादा स्वेट होगा, जितना ज्यादा सीबम होगा, उतना ही ज्यादा बैक्टीरिया फंगस ग्रोथ करते हैं। तो फ्रीक्वेंट बाथ स्टॉप द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोब्स। तो अगर हम फ्रीक्वेंटली बाथ ले रहे हैं एटलीस्ट 2 times इन अ डे, इन समर मेनली, और विंटर में भी सिंगल टाइम इन अ डे, बहुत जरूरी है बाथिंग। रेगुलर एक्सरसाइज एक नेक्स्ट टॉपिक है। स्वेटिंग रिमूव्स वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। जो स्वेटिंग होती है वो रिमूव करती है वेस्ट को, टॉक्सिन्स को बॉडी से। विद रेगुलर एक्सरसाइज द बॉडी रिमेन्स फिजिकली फिट। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो बॉडी है वो फिजिकली फिट रहती है। ऑल्सो इट रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी बाई वे ऑफ स्वेटिंग। रिजल्टेंट क्या होता है कि जो वेस्ट होता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी से, वो बाय द स्वेट निकाल दिए जाते हैं। एक्सरसाइज ऑल्सो कीप द बॉडी एक्टिव। एक्सरसाइज से बॉडी एक्टिव रहती है, हेल्दी रहती है। ए हेल्दी बॉडी इज द हाउस ऑफ हेल्दी माइंड। ये आपको लाइन हमेशा याद रखनी है कि माइंड हेल्दी जब होगा जब आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। तो हेल्दी बॉडी हाउस है एक हेल्दी माइंड का। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। दैट वाई जो माइंड है वो फिजिकल मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल सही रहती है अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो। नेक्स्ट इज मेंटल बैलेंस। Due to physical and sexual changes, adolescents feel a bit uncertain and insecure. बहुत सारे फिजिकल एंड सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, तो एडोलसेंस की एज में आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर सकते हैं। बट द एडोलसेंस मस्ट स्पेंड गुड टाइम विद द फैमिली। फैमिली के साथ इस एज में आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। गर्ल्स हैं उन्हें मदर के साथ, एंड जो बॉयज हैं उन्हें फादर के साथ। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में यहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं, जिससे गाइडलाइंस लेना बहुत जरूरी है। मदर हो चाहे फादर हो, आप किसी से भी ले सकते हैं जो भी आपका एल्डर है, वेदर इट इज टीचर। दिस हेल्प्स देम टू कॉप अप विद मेंटल स्ट्रेस एंड इनसिक्योरिटी। आपको कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। ऑल्सो इट कीप्स अ कंट्रोल ऑन मूड स्विंग्स। जो मूड स्विंग्स आते हैं, अचानक से गुस्सा आता है, इन सब में भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद है मोरल वैल्यूज। आपको कुछ मोरल वैल्यूज की तरफ भी ध्यान देना होता है। एज डिस्कस्ड अर्लियर, अट्रैक्शन टुवार्ड्स द अपोजिट सेक्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। इस एज में आप अपने जो अपोजिट जेंडर होगा, जो मेल होंगे वो फीमेल से, और जो फीमेल है वो मेल से। अट्रैक्शन नेचुरल होता है, सभी को होता है इस एज पर। हाउएवर द अपोजिट सेक्स शुड बी सीन विद रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट। लेकिन आपको जो भी आपका अट्रैक्शन है या जो भी आपकी फ्रेंडशिप है, क्लास में भी होती है, एवरी बॉय एंड गर्ल के बीच में बातें भी होती हैं, लेकिन आपको ऑलवेज जो भी है, अगर बॉय है तो उन्हें गर्ल को, और गर्ल है तो उन्हें बॉय को रिगार्ड और रेस्पेक्ट से ही देखना है, रेस्पेक्ट ही देनी है। रॉन्ग इंटेंशन, अगर आपकी कोई भी इंटेंशन गलत होगी टुवार्ड्स द अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर की तरफ, आर नॉट गुड फॉर मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। आपकी खुद की इंटेंशन आपको खुद को ही ले बैठेंगी, खुद के लिए ही अच्छा नहीं है। मेंटल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब कुछ बिगड़ जाता है। दैट्स वाई ये जो अट्रैक्शन है इसे हमें नेगेटिव वे की बजाय पॉजिटिव वे में आप काउंट कर सकते हैं। रेस्पेक्ट से देखिए एंड रिगार्ड से। नेक्स्ट इज से नो टू ड्रग्स। इस एज में ड्रग्स जो है, जो भी नशे की चीजें हैं, ये स्टार्ट हो सकती हैं, तो आपको इन्हें बिल्कुल नो कहना है। Many adolescents get attracted towards narcotics and other drugs. Narcotics या other drugs जो होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। These drugs stimulate the body and give mental relaxation.
इसलिए क्योंकि ये मेंटल रिलैक्सेशन देती हैं, क्योंकि मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो रिलैक्स के लिए एडोलसेंस ऐसा करते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं। However, these drugs kill your body internally, लेकिन ये ड्रग्स फायदा नहीं करते हैं, ये आपकी बॉडी को इंटरनली किल कर रहे होते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली ए पर्सन और ड्रग्स लूजेज द पावर ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और जब ये ज्यादा ओवरडोज हो जाता है, धीरे धीरे ऐसा होता है कि आपकी थिंकिंग और सोचने समझने की बिल्कुल जो पावर है वो बिल्कुल फिनिश हो लेती है। द इंटरनल बॉडी ऑल्सो बिकम्स वीक, अंदर जो बॉडी है वो भी वीक होने लग जाती है। सम ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, कुछ ड्रग्स हैं जो इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में। वाइल शेयरिंग नीडल्स फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स ए पर्सन में ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड विद डिसीज लाइक HIV इन्फेक्शन। अब अगर जब आप ड्रग्स इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर ड्रग्स के साथ साथ आपको कुछ डिसीज भी इंजेक्ट हो सकती है आपकी बॉडी में, जिसे HIV इन्फेक्शन बोलते हैं। एड्स है, ये उसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिससे ये बीमारी होगी। सो नो इंडिविजुअल शुड फील कंफ्यूज टू से नो टू ड्रग्स, स्मोकिंग, एल्कोहल। ड्रग्स ही नहीं, किसी भी तरह की स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, कुछ भी नहीं, कोई एल्कोहल नहीं, कोई भी नशे की चीज, सभी को आपको नो बोलना है। ये डायग्राम भी दिया हुआ है, से नो ड्रग्स के लिए भी, स्मोकिंग के लिए भी एंड एल्कोहल के लिए भी। इसके बाद है डेवलपिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। द एडोलसेंस मस्ट बी अवेयर ऑफ सम बेसिक थिंग्स। एडोलसेंस को बहुत जरूरी है अवेयर होना कुछ बेसिक थिंग्स से। द लीगल एज ऑफ मैरिज इन इंडिया इज 21 ईयर इन केस ऑफ बॉय। बॉय की जो लीगल एज बताई गई है दैट इज 21 ईयर एंड 18 ईयर इन केस ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स की मिनिमम एज 18 ईयर्स है। दिस इज बिकॉज गुड रिप्रोडक्टिव एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज नेसेसरी फॉर बिकमिंग पेरेंट्स एंड बियरिंग चिल्ड्रन। पेरेंट्स होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ, खुद की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत जरूरी हो। तो ऐसा बॉय में 21 ईयर, क्योंकि हम इस चैप्टर में थ्रू आउट पढ़ते आए हैं कि गर्ल्स में चीजें पहले हो जाती हैं, दैट्स वाई गर्ल्स की कम रखी गई है। 18 ईयर्स पर मैच्योर हो जाती है गर्ल। इन्वॉल्विंग इन सेक्स बिफोर मैरिज इज नॉट एडवाइजेबल। आपको किसी भी सेक्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना एडवाइजेबल नहीं है। सेफ सेक्स शुड बी प्रैक्टिसाइज्ड फॉर द प्रिवेंशन फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक एड्स एक्सेट्रा। इसके लिए सेफ सेक्स बहुत प्रैक्टिसाइज है, जरूरी है, लेकिन बिफोर मैरिज इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है मेनली कंप्लीट होता है। एक अवॉइडिंग जंक फूड भी है। जंक फूड सच एज चिप्स, नूडल्स, बर्गर्स, चाउमीन एंड टाइम स्नैक्स शुड बी अवॉइडेड। आपको एडोलसेंस के एज में ये सब अवॉइड करना है। दीज फूड आइटम्स डू नॉट हैव ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इन फूड आइटम्स में कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं होता है। दीज फूड आइटम्स शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रेगुलर मील्स। आपको ये रेगुलर मील की तरह नहीं लेने हैं इनको। आपको ये नहीं कि आप खाना छोड़ के और ये सब चीजें लेंगे, तो ये अच्छे नहीं है बॉडी के लिए, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मोस्टली चैप्टर। लास्ट पॉइंट हमारा रह गया था, दैट इज एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन रीड एंड रिकॉल विद द न्यू वर्ड्स एंड एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर की। सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। एड्स एक बीमारी है, डिसीज है, विच इज कॉज्ड बाय HIV वायरस। HIV वायरस के थ्रू होता है। और कैसे होता है थोड़ा बहुत हम पहले भी प्रीवियस पढ़ चुके हैं से नो टू ड्रग्स टॉपिक में। दिस वायरस डिस्ट्रॉयड नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। जो मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी की, उसमें नेचुरल डिफेंस पावर होती है हमारे पास। तो ये जो वायरस होता है सबसे पहले उस नेचुरल डिफेंस पावर को फिनिश करता है एंड मेक इट सस्पेक्टेबल टू डिसीज। और ये जो डिसीज है ये हमें बहुत बुरा बना देती है, हमारी जो पावर है वो फिनिश कर देती है। कॉजेज ऑफ एड्स, सबसे मेन रीजन क्या है? फर्स्ट हमने से नो टू ड्रग्स वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं कि जो सिरिंज होती है, उसकी जो निडल होती है, उसको अगर हम शेयर करते हैं ड्रग्स इंजेक्ट करने के लिए, तो उससे ये HIV वायरस है ये एंटर कर सकता है बॉडी में, जिससे एड्स जो डिसीज है वो हो सकती है। तो शेयरिंग द निडल ऑफ सिरिंज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग। सेकंड इज अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप किसी भी पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं जो ऑलरेडी इससे इन्फेक्ट है, तो भी आपको ये ट्रांसफर हो सकता है।
थर्ड इज ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ अ हेल्थी पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो जिसका भी ब्लड अगर आपने बॉडी में इंजेक्ट किया है तो अगर वो पर्सन खुद इन्फेक्टेड है तो वहां से ये जो वायरस है आपकी किसी भी हेल्दी पर्सन की बॉडी में आ सकता है अगर ब्लड ट्रांसफर हो रहा है। देन इन्फेक्टेड मदर कैन पास HIV वायरस थ्रू मिल्क टू एन इन्फेंट। अगर मदर के HIV वायरस वाली प्रॉब्लम है तो ये थ्रू मिल्क बच्चों तक भी ये पहुंच सकती है। हाउ टू प्रिवेंट एड्स, आपको एड्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप डिस्पोजल सिरिंज यूज कीजिए, ऑलरेडी यूज की हुई सिरिंज किसी और को यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड इज गेट ब्लड फ्रॉम रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स फॉर ट्रांसफ्यूजन। नॉर्मली हम किसी से ही डायरेक्ट ब्लड नहीं लेना है, आपको रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स होती हैं जहां पर पूरा चेकअप होता है, वहीं से ही आपको ब्लड लेना है इंजेक्ट कराने के लिए। HIV इन्फेक्टेड मदर शुड नॉट ब्रेस्ट फीड हर बेबी। अगर किसी मदर को पता है जो HIV इन्फेक्टेड है तो उसे कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए अपने बेबी को। सेफ प्रोटेक्टेड सेक्स प्रिवेंट्स एड्स। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन एनिमल्स। हम कंप्लीट कर चुके हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने सारे ग्लैंड्स पढ़े हैं विद द हार्मोन्स, विद द वर्क, विद द फंक्शंस। यहाँ हम एनिमल्स में पढ़ेंगे हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन अदर एनिमल्स टू। हॉर्मोन्स बाकी एनिमल्स में भी होते हैं। These hormones are responsible for metamorphosis in insects such as silk moth, butterfly, mosquito from larva to pupa and from pupa to an adult. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप प्रीवियस चैप्टर से पढ़ सकते हैं अगर किसी ने मेटामॉर्फोसिस नहीं पढ़ा है तो मेटामॉर्फोसिस का जो प्रोसेस है उसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रॉग में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन। The thyroxine hormone secreted by thyroid gland is responsible for metamorphosis of tadpole into a frog. एक tadpole frog में convert होता है metamorphosis की process से, उसमें जो hormone responsible है that is thyroxine hormone जो thyroid gland secrete करता है। We have earlier learned that thyroxine is produced and secreted in presence of iodine. thyroxine बनता है और iodine की presence में इसे secrete किया जाता है। If the female frog has laid eggs in water, अगर कोई भी फीमेल फ्रॉग है अगर उसके जो एग्स हैं वो पानी में गए हैं which has no dissolved salt and iodine, the tadpole will never be able to metamorphosis into adult frog. तो वहां जो फ्रॉग होगा वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर जो सॉल्ट एंड आयोडीन्स होते हैं वो इतना प्रेजेंस नहीं होता है वाटर में, दैट्स वाई। तो मेन टॉपिक तो ये है हमारा, जो एक ही लाइन है इसमें मेन, कि जो फ्रॉग है उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस बाय द थायरोक्सिन हार्मोन होती है। तो मेन कंक्लूजन ये है इस टॉपिक का। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। रीड एंड रिकॉल हमने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। फर्स्ट इज ग्रोथ इज अ नेचुरल प्रोसेस इन ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सब में ग्रोथ होती है, नेचुरल प्रोसेस है। पुबर्टी रिजल्ट्स इन इंपॉर्टेंट फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल चेंजेस। पुबर्टी की एज में फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल एंड सेक्सुअली भी। सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस आर, क्या क्या चेंजेस होते हैं? इंक्रीज इन हाइट होता है, हाइट में इंक्रीज होगा। बॉडी शेप, स्ट्रक्चर चेंज होगी। चेंज इन फंक्शनिंग ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स बनते हैं। वॉइस में चेंज होता है, सेक्स ऑर्गन्स चेंज होते हैं और मेच्योरिटी लेवल भी चेंज होता है। सम सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, कुछ और भी चेंजेस होते हैं, दैट आर ग्रोथ ऑफ हेयर, चेस्ट साइज एक्सेट्रा, नोटिसेबल होता है एडोलसेंस में। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट हॉर्मोन्स, हार्मोन सीक्रेट करते हैं जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और जिनके अलग अलग फंक्शन है बॉडी में, वो हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। सम इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हुज एक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस आर पिट्यूटरी। कौन कौन से ग्लैंड हमने पढ़े हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियास, गोनाड्स एंड एडर्नल। इसके बाद द जेंडर ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम ऑफ फादर। हमने डिटर्मिनेशन ऑफ द जेंडर ऑफ द बेबी पढ़ा है, तो उसमें जो कंक्लूजन निकाला था दैट इज फादर के क्रोमोसोम ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी। द रिप्रोडक्टिव फेज इन मेल्स इज लॉन्गर देन दैट इन फीमेल्स। फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है रिप्रोडक्टिव फेज। एडोलसेंस नीड टू टेक स्पेशल केयर ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ लाइफ। इस फेज में एडोलसेंस को बहुत जरूरी है स्पेशल केयर, जिसमें हमने पढ़ा है बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, फ्रीक्वेंटली बात होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज एंड आपको कुछ मॉरल वैल्यूज भी सीखनी चाहिए, मेंटल फिजिकल सब तरीके का बैलेंस जरूरी है। ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग ये नहीं करना है, जंक फूड अवॉइड करना है और जो अवेयरनेस है वो डेवलप होनी चाहिए। तो सब हम पढ़ चुके हैं।
AIDS is a disease which is caused by HIV virus and hormones are responsible for metamorphosis in insect and frog. यहाँ पर हार्मोन का नेम आप लिख सकते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग. फ्रॉग में जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है. न्यू वर्ड से स्टार्ट करते हैं. पुबेरिटी क्या है? पुबेरिटी एक टाइम पीरियड है व्हेन बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स अंडरगोइंग सम इम्पोर्टेंट चेंजेस. चेंजेस होते हैं उस टाइम पीरियड में. क्या क्या चेंजेस होते हैं अभी पढ़े हमने. एडोलसेंस क्या है? एक स्टेज है व्हेन एन इंडिविजुअल हैज लेफ्ट चाइल्डहुड, जहां बच्चा चाइल्डहुड से बचपन से निकलता है और मैच्योर भी नहीं हो पाता है, कंप्लीट एडल्ट भी नहीं होता है. तो जो बीच का स्टेज है दैट इज एडोलसेंस. टीनेज क्या है? एज है फ्रॉम 13 टू 19 ईयर्स. तो जहां टीन आ रहा है पीछे दैट इज टीनेज. तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फिर मैच्योर में आ जाता है. 13 टू 19 टीनेज होती है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो जूसेस एंड एंजाइम्स रिलीज करते हैं. हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है विच आर रिलीज टू कंट्रोल एंड मेंटेन वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी के सारे जो मेन फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल और मेंटेन किया जाता है बाय द हार्मोन्स. रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? स्टेज है लाइफ की ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल कैन रिप्रोड्यूस, जहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है. एक स्टेज है लाइफ का. नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. व्हाट आर पस फिल्ड पिंपल्स कॉल्ड? जो पिंपल्स होते हैं, अगर नॉर्मली पस नहीं होता है तो वो पिंपल ही होते हैं. अगर पस फिल्ड होता है दैट इज कॉल्ड एक्ने. What are oil glands called? Oil glands को हम क्या बोलते हैं? स्वेट ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड या सिबेकस ग्लैंड. सिबेकस ग्लैंड होता है, सीबम रिलीज होता है या ऑयल बोल सकते हैं आप. Which of these is a characteristic change in voice of adolescence girl? Adolescence की गर्ल में वॉइस का चेंज, हाई पिच्ड हो जाती है वॉइस. The hormone responsible for fighting stress. स्ट्रेस से फाइट करने के लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एड्रेनलिन. फिफ्थ इज विच हार्मोन डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड. ब्लड का लेवल डिक्रीज कौन करता है? इंसुलिन डिक्रीज करता है, ग्लूकागोन इंक्रीज करता है. अगर इंक्रीज आता है दैट इज ग्लूकागोन. एंड सिक्स इज हाउ आर सेक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स रिप्रेजेंटेड. मेल्स का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है एंड XX फीमेल का होता है एंड YY होता ही नहीं है. इसके बाद है मैच द कॉलम. कॉलम मैच करने हैं. फर्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं. सेकंड एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है. थर्ड इज टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिस से रिलीज होता है इन द मेल्स. एंड फोर्थ इज इंसुलिन. इंसुलिन पेनक्रियाज से रिलीज होता है. फिफ्थ इज एड्रेनलिन, एडर्नल ग्लैंड से. एंड सिक्स्थ इज थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से. Next is fill the blanks. First is the blank initially grow more in comparison to the percentage of their full body height. Girls जो होती हैं वो ज्यादा ग्रोथ करती हैं comparatively boys. Second is the growth of facial hairs. Facial hairs की ग्रोथ किसमें होती है? Boys में ही होती है. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय. प्रोजेस्टेरोन बोल लीजिए या फिर एस्ट्रोजन, दोनों ही सीक्रेटेड होते हैं बाय द ओवरीज. इसके बाद फोर्थ इज ब्लैंक इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड. फिफ्थ इज द मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इनटू फ्रॉग इज कैरिड आउट बाय विच हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन. सिक्स इज टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन. टेस्टिस से कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन. करेक्ट द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स गलत दिए हुए हैं जो हमें करेक्ट करना है. फर्स्ट है एडोलसेंस स्टार्ट्स व्हेन पुबेरिटी एंड्स. नो, एडोलसेंस स्टार्ट्स व्हेन पुबेरिटी स्टार्ट, जहां पुबेरिटी और एडोलसेंस सेम एज है. सेकेंड इज ओनली बॉयज शो ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर आर्मपिट्स. आर्मपिट्स के नीचे ओनली बॉयज की ही ग्रोथ होती है हेयर्स की. बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आएंगे, ओनली नहीं लिखना है, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शो ग्रोथ. थर्ड इज वन मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड इन ए पीरियोडिक साइकिल ऑफ अराउंड. पीरियोडिक साइकिल 28 डेज का होता है. इसके बाद है पेनक्रियाज इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. नो, थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी. पेनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट है. फिफ्थ इज एस्ट्रोजन हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ स्पर्म. एस्ट्रोजन नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में. इसके बाद सिक्स्थ इज इन मेल द रिप्रोडक्टिव फेज एंड अराउंड ईयर्स ऑफ एज 60-65 में होता है. 45 to 50 ईयर एज पर रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो एंड हो जाता है. इसके बाद आता है E. Answer the following questions in one sentence. What do you mean by puberty? Puberty से आप क्या समझते हैं?
तो पुबेरिटी का न्यू वर्ड्स का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज आंसर ऑफ ई का फर्स्ट। सेकेंड इज गिव 2 चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉयज ड्यूरिंग पुबेरिटी। बहुत सारे चेंजेस हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। इंक्रीज इन हाइट, चेंज इन वॉइस, इंक्रीज इन फेशियल हेयर्स, कोई भी 2 चेंजेस आपको लिखने हैं। थर्ड इज व्हाई डज द फेस ऑफ एडोलसेंस लुक शाइनी। शाइनी क्यों दिखता है एडोलसेंस जितने भी होते हैं उनका फेस। पेज नंबर 110 पर इसका आंसर है द ऑयल ग्लैंड से लेके एंड शाइनी तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग जेंडर ऑफ द बेबी। डिटरमाइनिंग जेंडर कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर है। फिफ्थ इज नेम द गोनाड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में गोनाड्स बताने हैं, मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी। मेल्स में है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद सिक्स इज पेज नंबर 112 पर भी इसका आंसर मिलेगा आपको फिफ्थ का। सिक्स इज व्हाई इज इट एडवाइज टू टेक रेगुलर एक्सरसाइज ड्यूरिंग एडोलसेंस। क्यों रेगुलर एक्सरसाइज बोला गया है, तो पेज नंबर 114 पर रेगुलर एक्सरसाइज वाला टॉपिक विद से लेके एंड एक्टिव एंड हेल्दी तक। F इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, कंप्लीट लिखना है आपको। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पेज नंबर 113। ओवरीज प्रोड्यूस ओनली 1 ओवम इन अ पीरियोडिक साइकिल से लेके एंड कंप्लीट इट कंटिन्यूज फॉर 3 to 5 days। एंड आप इसमें ये भी लिखेंगे द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल टेक प्लेस इन बिगिनिंग ऑफ पुबर्टी, दिस इज कॉल्ड मेनार्क एंड लास्ट इज मेनोपोज। मेनार्क एंड मेनोपोज की भी डेफिनेशन आ सकती है, तो यहां तक नहीं, आप इसको यहां तक लिखेंगे क्योंकि मैं लॉन्ग आंसर नहीं करवाऊंगी। लॉन्ग आंसर मैंने कट कर दिए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आ गया, मेनार्क भी आ गया, मेनोपोज भी आ गया। तो ये आप लॉन्ग के तरीके से ही करेंगे इसे, ना कि शॉर्ट के तरीके से। इसके बाद सेकंड इज व्हाट काइंड ऑफ फूड इज नीडेड फॉर एडोलसेंस। एडोलसेंस को किस तरीके का खाना खाना चाहिए, तो पेज नंबर 114 पर है इसका आंसर। दे शुड टेक अ डाइट रेगुलर बेसिस, यहां तक। इसके बाद थर्ड इज डिफाइन एड्स। एड्स क्या होता है, पेज नंबर 115 पर इसका आंसर है, जो अभी हमने पढ़ा भी है। इसमें आप यहां से एंड इसके कॉजेज ऑफ एड्स 1, 2, 3, 4 एंड हाउ टू प्रिवेंट एड्स, कंप्लीट ये टॉपिक करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के तरीके से ही। इसके बाद फोर्थ इज व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, पेज नंबर 111 पर भी है, लेकिन इसमें न्यू वर्ड्स में ऊपर यहां भी है हार्मोन्स का। हार्मोन्स आर लिख लेना बीच में। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिलीज टू कंट्रोल एंड मेंटेन वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। ओनली डेफिनेशन। इसके बाद फिफ्थ इज व्हाई इज पर्सनल हाइजीन नीडेड फॉर एडोलसेंस। एडोलसेंस के लिए पर्सनल हाइजीन क्यों जरूरी है, तो पेज नंबर 114 पर इसका आंसर मिलेगा। पर्सनल हाइजीन वाला टॉपिक है, कंप्लीट लिखना है आपको ये। इसके बाद सिक्स्थ फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी। वाई, तो जो पूरा डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी है, पेज नंबर 113 पर कंप्लीट लॉन्ग आंसर की तरह से ही आप करेंगे। कंप्लीट मैं समझा चुकी हूं, आप स्टार्टिंग से ही पूरा नहीं लिखना है, लेकिन आप मेन पॉइंट आप स्टार्टिंग से ही लिखेंगे। जो समझाया है 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स बोले जाते हैं एंड जो 23rd जो पेयर होता है वो अलग होता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। XY होता है मेल में, फीमेल में XX होता है। एंड देन उसके बाद ये कंप्लीट ये वाला पैराग्राफ X क्रोमोसोम Y के साथ करता है, देन जाइगोट बनता है मेल, और अगर X के साथ करता है देन जाइगोट बनता है फीमेल। एंड इसके बाद कंक्लूजन भी लिखेंगे कि दैट मीन कि जो मदर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, फादर का जो Y क्रोमोसोम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी। तो कंप्लीट आपको ये प्रोसेस लिखना है इन दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। क्या क्या लिखना है वो मैं आपको हिंदी में बता चुकी हूँ।
इसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। व्हाट आर पुबेरिटी एंड एडोलसेंस, हाउ आर दीज रिलेटेड टू ईच अदर। पुबेरिटी एंड एडोलसेंस, इसमें आप लॉन्ग आंसर की बजाय आप ओनली पुबेरिटी एंड एडोलसेंस दोनों की डेफिनेशन ही लिख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुबेरिटी एंड एडोलसेंस दोनों की डेफिनेशन ही लिख सकते हैं आप। पेज नंबर 109 पर दोनों की डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, या फिर न्यू वर्ड्स या रीड एंड रिकॉल में भी है पुबेरिटी एंड एडोलसेंस, तो आप वहां से भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर के तरीके से नहीं करना है, छोटे कर सकते हैं आप, लेकिन जो शॉर्ट आंसर में मैंने बताया व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आप लॉन्ग की तरह ही करेंगे। एंड जो लास्ट क्वेश्चन जो अभी डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर ऑफ द बेबी, ये भी आप लॉन्ग की तरह ही करेंगे। इसके बाद सेकंड एंड थर्ड दोनों ही स्टेट सम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन बॉयज ड्यूरिंग पुबर्टी, तो इसमें आपको एक्सप्लेन मत करना, सिर्फ आप पॉइंट लिखेंगे बॉयज में क्या क्या चेंज होता है, सारे जितने भी पॉइंट्स आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं। एंड स्टेट सम चेंजेस दैट टेक प्लेस इन गर्ल्स में जो भी चेंजेस होते हैं। पेज नंबर 111 पर आपको ये कंप्लीट मिलेगा। एंड 4th, 5th, 6th, 7th कोई जरूरी नहीं है, रहने देना, 1st, 2nd, 3rd ही करना है, जो भी आपको मेनली पॉइंट ही लिखने हैं, लॉन्ग की तरह नहीं करवा रही हूं मैं। ये है सम ऑफ दीज कैरेक्टर्स फाउंड इन मेल्स आर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 पॉइंट मेल्स में है, एंड फीमेल्स में 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये 5 पॉइंट्स फीमेल में है। तो ये ही आपको उस क्वेश्चन के आंसर में लिखने हैं 2nd एंड 3rd में। इसके बाद 4th, 5th, 6th, 7th कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक क्रॉसवर्ड जो पजल है ये आपको सॉल्व करनी है। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लूज नीचे दिए हुए हैं। ये कंप्लीट पजल आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। एंड अक्रॉस क्या क्या है, एंड डाउन में मेल हार्मोन सिक्रेट थायरोक्सिन, अनदर टर्म फॉर टीनेज, सब कुछ आपने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको नंबर भी इसमें डले हुए हैं, 10 नंबर है टोटल। और ये जो पजल है आप बुक में ही सॉल्व करेंगे एंड देन सेंड करेंगे विद द एक्सरसाइज।